एक नज़र में ये नज़ारे आपको सम्मोहित कर सकते हैं। आप इसको प्राकृतिक खूबसूरती और न जाने और भी कई तरह की उपमाएं देकर सुंदर शब्दों के साथ पिरोते हुए अपने शब्दकोश के सहायता से इसका बखान भी कर सकते हैं। ये पानी कितना शांत और सुंदर दिखाई दे रहा है, सब कुछ कितना बढ़िया तो है। ऐसा इसलिए क्योंकि शायद इसके पीछे की सच्चाई को इस पाताल लोक में कहीं दफन कर दिया गया है। मकान बांध टूट गया है, अपना अपना सामान शिफ्ट कीजिए। लेकिन आज हमने इसे आपके समक्ष लाने का प्रयास किया है। आज हम आपको इस सन्नाटे के पीछे की चीख से रूबरू कराने जा रहे हैं। देखिए जनता के वोट पर की भेले हैं। अब वोट ले गेल ने हमरा दियो वोट त हमरा दियो, हम छियो बाबू त हम छियो बाबू। अखन जनता मरे बाढ़ में डूबे त ककरो कोई नहीं, जनता को कोई न कहे जे जनता कहां पर है या नहीं। हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार की कहानी, बिहार की बाढ़ की कहानी। नमस्कार, मैं सत्यम प्रियदर्शी। कच्चा चिट्ठा और बिहार से है कि इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। बिहार और असम फिलहाल दो राज्य बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित है। सोशल मीडिया से लेकर और तमाम तरह के न्यूज़ चैनल से उनके कवरेज के अनुसार आपके पास लगातार बाढ़ के फुटेज पहुंच रही होगी। मतलब इतना तो हम मानकर चल रहे हैं कि आपको पता है कि ये दो राज्य बाढ़ से पूरी तरह से ग्रस्त हो चुके हैं। अब अभी जो आप देखने जा रहे हैं, आपको क्लियर बता देते हैं कि एक सप्ताह लग करके ये रिपोर्ट हम तैयार किए हैं। इसमें हमने किया यह है कि बिहार का जिला पूर्वी चंपारण से लेकर और भी कई जिले जैसे कि दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि, यानी उत्तर बिहार की बाढ़ की फिलहाल जो स्थिति है उसे वहां के स्थानीय लोगों के माध्यम से बात करके उनसे फुटेज मंगवाए हैं। यानी इस वीडियो में जो रिपोर्टर हैं वो भी बिहार के ही लोग हैं और उनमें से अधिकतर ऐसे लोग हैं जो खुद इस आपदा से प्रभावित हैं। इस वीडियो में आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। हम आपको बिहार की जो हालिया स्थिति है उससे लगभग रूबरू कराने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि शुक्रवार को एक न्यूज़ आई थी जिसमें बताया गया था कि उत्तर बिहार में गंडक नदी के तटबंध 3 जगह से टूट गए हैं, जिसके कारण गोपालगंज और पूर्वी चंपारण जिले के सैकड़ों गांव डूब गए हैं। उधर सारण तटबंध टूटने के कारण कम से कम 500 गांव प्रभावित हैं। अक्सर जब नेताओं के पास बाढ़ की समस्या पर बात करने आप जाएंगे तो वो नेपाल को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। हम इसके पीछे की सच्चाई पर भी बात करेंगे। जब मैं ये रिपोर्ट तैयार कर रहा था तो उस वक्त यानी शुक्रवार को बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा बिहार के कुल 38 जिलों में से 28 को बाढ़ग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सीधा सीधा आप ये समझिए कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 73% हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है इस वक्त बिहार की। तो पहले हम आपको कुछ जिलों की स्थिति से रूबरू कराएंगे। अधिकतर जगह से वहां के जनता ही वहां की स्थिति बताएंगे। साथ में हम ये भी बात करते रहेंगे कि सरकार क्या कर रही है और क्या नहीं। इसके बाद हम एक्सपर्ट की राय आपके समक्ष रखेंगे। उसके बाद इस चुनौती से निपटने के उपायों पर भी हमारा फोकस रहेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं बिहार जिला पूर्वी चंपारण से, ब्लॉक सुगौली। जानकारी दे रहे हैं आपको प्रतीक कुमार झा। सुगांव गांव में प्रतीक मुफ्त शिक्षा अभियान चला रहे हैं और गांव और उसके आसपास के इलाके की खबर की जानकारी भी रखते हैं, उस पर अच्छी पकड़ भी रखते हैं। ये जो बाढ़ का सिचुएशन है ये क्या हर साल ऐसा ही आता है या कभी कभी आता है? हर साल आता है। तो कभी सुखाड़ा हो जाता है। पर साल को साल से तो धान होते नहीं। इस साल तो ऊँख का खेती खत्म हो गया है, घर गिर गई। तो देखिए भूसा ले जाते हैं हम दूसरा जगह से। तो इसके लिए आपको कोई सहायता कर? कोई सहायता नेता लोग ना करे। अच्छा, नेताजी लोग जैसे अभी वोट आ रहा है, मुखिया जी का चुनाव आ रहा है, तो इन सब जगहों पे क्या होता है मुखिया जी लोग का? तब आते हैं वो तो वोट खातिर केहू आवता, अब वोट के बाद केहू नहीं के आवो। अच्छा, पुलिस प्रशासन के बारे में क्या कहना है आपका? पुलिस प्रशासन का करी? तब कोनो कार्य नहीं के हो तो पुलिस का करी? यानी यूँ समझिए तो हमारा व्यवस्था बिल्कुल से यहाँ पे सिर्फ ऑन डॉक्यूमेंट्स चलता है। मुख्यमंत्री की तरफ से 6-6 हज़ार रुपये का शायद जिला पे आवंटित किया गया है कि हर आदमी को 6-6 हज़ार रुपये मिलेंगे बाढ़ प्रभावित को।
उसके बारे में क्या कहना, आपको मिला अभी पैसे? अभी नहीं मिला। तो मिलने के चांसेस कोई किसी ने बताया कि नहीं आपको कि? अभी केहू नहीं के बताओ, कोई ना। कोई ना। अच्छा, कभी अगर 6,000 रुपये, आपको क्या लगता है अभी तक कुछ दिन पहले 12,000 रुपये जो मिले थे उसमें क्या फ्री में ऐसे ही दे दिया था लोग या कुछ पैसे भी लिए थे? सच सच बताइएगा। बिल्कुल एकदम सच कहते हैं सन। एक साल आई रहा तो पढ़ वाला में परिया ओकरा पहले मिल रहा 6,000। हाँ। तो मैं एको पाई ना मिल रहा केहू के दिया रहा। पर मुखिया रख लेलन हमनी के काट कर जे नहीं के नाम, तो बहुत लोग के नाम मिला। यानी कि हमारे यहाँ जो APL में होते हैं एक्चुअल में वो APL जो सामने दिखते हैं APL उनका डॉक्यूमेंट्स पे होता है BPL, क्योंकि उनके पास रेफरेंस है कि वो सरकार के पास जा सके, नेताओं के पास जा सके और अपने जिस लफ्ज का यूज करिए गिरे से गिरे कि जिनको ज़रूरत है, जिस किसान को ज़रूरत है जो पैसे सरकार से मिलता है वो वैसा कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन जिनको ज़रूरत नहीं है यानी जो BPL हैं वो APL हो जाते हैं और जो APL वो BPL हो जाते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल सुगांव में जल का जो स्तर है वो कम हो रहा है। आज हमारी बातचीत हुई है, लेकिन 2-3 रोज पहले तक की जो स्थिति थी वो आपने अभी सुना। सुगांव के आसपास के इलाके, फुलवड़िया, उधर आप बेतिया चले जाइए या फिर दूसरी तरफ हरसिद्धि, अरेराज चले जाइए, सभी जगह की स्थिति भयावह है। वहीं उधर मोतिहारी NH जो है वहाँ की स्थिति आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। लोग रोड पर आ गए हैं। केशव की ये रिपोर्ट देखिए। रोड पर तंबू डालने को विवश लोगों से बातचीत कर रहे हैं केशव। इस रिपोर्ट से चंपारण की जो हालिया स्थिति है उससे आप काफी हद तक परिचित हो जाएंगे। और सरकार कुछ कहले बा कि ना? ना कुछ हमनी के 1 महीना दिन हो गए रोड पर 1 महीना धान रोपाई था ना को। कहाँ से आयल बनी अपने के? आई गांव हमनी के दहाई था। ओ आई गांव देखी ना बढ़ के गांव कितना बा। हमनी गरीब जा महादलित बानी सन, हमनी के कुछ के नहीं के। अभी कथी मिल जाई अपने लोग के तो ठीक रही। तो कहाँ कुछ मिलल बा? मगर जैसे कथी के अभी मतलब जरूरी बा सबसे ज्यादा? सबसे जरूरी बा हमनी के खोपड़ी के झोपड़ी में है किन के जेकरा पैसा बसे तन ले, जेकरा ना बसे नहीं के तन ले। अच्छा, बहुत लोग नइखे भी तन ले सब ऐसा ही रहता। ऐसा है बा। आ खाए ला कथी बा अभी खाए अपने? ला हमनी का कथी बा जुरैता तो गहूं बा पिसवा कुटवा के उहे खाता नहीं से। आज ई लकड़ी उकड़ी मिल जाता? लकड़ी में तो बना खाता से, तो एक ही सूत्र रहता। जो भोजपुरी समझते हैं उन्हें समझ में आ गया होगा। कहने का अर्थ है कि लकड़ी मिल जाता है तो खाना बनता है, वरना बिना खाए ही लोग सो जा रहे हैं। तो ये स्थिति है, इस वक्त की हालिया स्थिति है, जहां तंबू नहीं होने पर लोग खुले आसमान के नीचे सोने को बेबस हैं। निश्चित तौर पर अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि क्या इन लोगों के पास सहायता पहुंची है? तो ये भी सुन लीजिए। देखिए जनता के वोट पर की भेले आ वोट लै गेल ने हमरा दियो वोट, हमरा दियो, हम छियो बाबू तो हम छियो बाबू। अखन जनता मरे बाढ़ में डूबे त ककरो कोई दे, जनता को कोई न कहे जे जनता कहाँ पर है या नहीं। महिला कह रही है कि वोट के वक्त तो सब आ जाते हैं, पर अभी जनता किस हालत में है इसको जानने के लिए भी कोई नहीं आ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, बिहार में बहार है। चलिए अब चलते हैं मुजफ्फरपुर की तरफ। धीरज भारद्वाज की रिपोर्ट इस वक्त मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के इलाके जैसे 0 माइल की हालिया स्थिति को बताने के लिए काफी है। मैं अपनी तरफ से ज्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगा, आप खुद देखिए कि क्या स्थिति है इस वक्त। हालांकि धीरज और उनकी टीम अपने स्तर से उन्हें चूड़ा और गुड़ इत्यादि मदद के रूप में उन तक पहुंचा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन लोग अपने घर से बाहर हैं और दूसरों के दुकान के पास सोने और रहने के लिए बेबस हैं। सरकारी मदद फिलहाल इन तक अभी नहीं पहुंची है, तो कुछ लोग खुद अन्न खरीद कर सर्वाइव कर रहे हैं। आप खुद देखिए। ढाब में कई दिन से यहाँ बारी यही दुकान वाला लोग दुकान खोलता है तो फिर ना खोलल है। खाए वाला कुछ सरकारी मदद आएला कि ना? ये सब तो चिवड़ा हमनी ले अली अपना फंड से अपन। देखो हर परिवार, एक ही परिवार के ना मिले, 4 आदमी के 4 परिवार के मिल जाए, दे दीजिए, उनको दीजिए। कोई सरकारी मदद कुछ ना पहुँचला। अभी खाए हुए के तो वहाँ तो दहाइयो गेल हो सब, तो चावल उवल कहाँ से ले लिए?
देखिए इस शहर अखाड़ा घाट पुल के पास ये लोग शेखपुर ढाब से आकर हैं और कुछ मदद नहीं पहुंच पा रहा है। हम लोग तो चिवड़ा मिठा जो लाए हैं वो अपने से लाए हैं, लेकिन इन लोगों को मदद पहुंचना चाहिए। इन लोगों को चावल भी है तो खरीदना पड़ रहा है, जो भी है खरीद के ही ला रहे हैं, तो यहाँ मदद पहुँचे। तो ये स्थिति है। हालांकि कुछ एक इलाके में सार्वजनिक किचन तो लगा हुआ है, पर वहाँ पीने का पानी, शौचालय की व्यवस्था, ये दोनों नहीं है। आप देख सकते हैं क्या दिक्कत क्या आ रहा है आप लोग उधर का? हम लोग को यहाँ पर शौचालय चाहिए था, पानी का टंकी का पानी की व्यवस्था देखिए चाहिए था। सरकार से हम लोग को एक ही मांग है। ये लोग शेखपुर ढाब से आके यहाँ 10 दिनों से हैं। आप भी समझ सकते हैं कि परेशानी, शौचालय और स्वच्छ पानी मांग रहे हैं ये लोग। पानी का टैंकर लग जाए कहीं एक जगह तो ये लोग उससे भी पूर्ति कर लेंगे, और एक शौचालय लग जाए जो नियमित रूप से साफ सफाई उसकी हो, एक दिन पे भी हो, तो ये लोग काम चला लेंगे। खाना इनका कहना है कि किचन है तो वहाँ लगा हुआ है, और हम लोग भी चिवड़ा मिठा कुछ कुछ देते रहते हैं। ऐसे कुछ लोग आते भी होंगे तो वो दे दे, लेकिन कम से कम जो बुनियादी ज़रूरत है पीने का पानी और शौचालय, उसकी व्यवस्था की, वही दोनों का जरूरत है। खाना भी डर से नहीं खाते हैं, शौचालय के चलते डर से खाना भर नहीं खाते। अब भाई भर दिया, इतना पानी भी कोई पानी घर में तक पानी। और कै दिन रहेगा अभी पानी? कोई गारंटी नहीं है। हाँ, महीनों तक। कोई गारंटी नहीं है। पानी जब तक पूरे घटेगा नहीं चारों तरफ से, तब तक बारिश डेली हो जाती है। डेली में बारिश में तो और बढ़ते जाएगा। यहाँ देखिए अंदर पूरा भर गया। यहाँ इससे इस बार में बाहर नहीं है तो भी भर गया। बाढ़ उस पार में है, लेकिन फिर भी इस बार में भर गया। देखिए, बाढ़ जब आती है तो अपने साथ कई तरह की समस्याओं को लेकर आती है। कई इलाकों में बिजली के तार वगैरह गिर गए हैं, अब उससे खतरा बना हुआ है। घर सब जो गिर गया है उसमें लाइन जो है लगा हुआ है, लाइन लगा हुआ है, उसमें जो है कई लोग मैंने करंट से मैंने जो है लगा छुड़ा कर तार कटवा दिए हैं। इतना ना पानी है जो उसमें घर में पूरा डूब गया है, मैंने मीटर तहां डूब गया है। यानी हादसा होने से बाल बाल बच गया है। तो वहीं कई इलाकों में बाढ़ के पानी से बड़े बड़े चूहे जमीन से निकलकर घर में घुस रहे हैं। मतलब एक साथ कई तरह की समस्याओं के साथ जूझना पड़ रहा है। हालांकि बिहार में ऐसी भी स्थिति होती है कि लोगों को अपने ही घरों में मचान बनाकर सोना पड़ता है, ताकि कम से कम सोने में लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अभी हालांकि कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति में थोड़ी स्थिरता आई है, तो वहीं कई इलाकों में अभी भी गंभीर स्थिति बनी हुई है। गोपालगंज के पकाहा से प्रिंस कुमार ने एक वीडियो भेजा है। बांध टूट गया है, पकाहा में बांध टूट गया है, पकाहा में बांध टूट गया है, और आसपास का इलाका जलमग्न हो गया है। उधर समस्तीपुर दरभंगा का मुख्य पथ पर रोड पर पानी आ गया है और आवाजाही में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये है समस्तीपुर दरभंगा का मुख्य पथ। इस पर रोड पर ये लगभग 2 फीट पानी आ चुका है। मतलब यूं समझिए कि इस वक्त पूरा उत्तर बिहार जो है वो गर्त में है। दरभंगा टाउन और गांव दोनों में बाढ़ की तबाही भयावह रूप ले चुकी है। लोगों के घरों से लेकर बाजार तक पानी आ चुका है। दरभंगा टाउन के आदर्श कुमार मार्च से अपने घर आए हुए हैं। उन्होंने यह वीडियो भेजा है। वार्ड नंबर 22 दरभंगा की है यह तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं कि सीढ़ियों तक पानी आ चुका है। दरअसल मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या अमीर और क्या गरीब और क्या मिडिल क्लास, बिहार में इस वक्त बाढ़ ने हर वर्ग को क्षति पहुंचाई है। नाले भर गए हैं, पानी रोड के साथ साथ लोगों के घरों में घुस गया है। आप वीडियो देखते जाइए। ये है दरभंगा का वार्ड नंबर 22, जहाँ पे फिलहाल बागमती नदी के कारण सारे नाला फुल हो गए हैं और लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अभी तक फिलहाल कोई राहत सामग्री नहीं भेजा जा रहा इधर। देखते हैं आगे क्या होता है। बस अभी पानी घुटनों के ऊपर तक चला गया है और ये बढ़ते ही जा रहा है। मीन्स ऐसा नहीं जो 2004 में आया था पानी आया चला गया। ये पिछले कुछ दिनों से पानी का लेवल बढ़ते ही जा रहा है। ये टाउन की वीडियो है।
यानी शहर की वीडियो है। वहीं दरभंगा के गांव की स्थिति और भी भयावह है। गोपालपुर गांव की यह तस्वीर देखिए। दरभंगा जिला के अंतर्गत गोपालपुर गांव, जो कि बागमती नदी से गुजरती हुई आप लोग देख रहे हैं, बाढ़ का कैसा कहर है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति में ये लोग अभी हैं। बागमती नदी की वजह से इधर बाढ़ ने तबाही मचाई है, बांध टूट गए हैं। पूरी खबर को जानने के लिए निर्मल चौधरी और शुभम की ये रिपोर्ट देखिए। यहाँ पे घरों तक में पानी चली गई है। निजी जीवन व्यतीत करने के लिए कैसे यहाँ के लोग कुछ जुगाड़ से काम चला रहे हैं। ये जैसे कि आप लोग देख रहे हो, दरभंगा का कमला नदी पिंडारुच गांव का है। ये तटबंध टूटने से यहाँ पे बाढ़ की स्थिति देख रहे हैं आप लोग, इतना गंभीर है जो हम बता नहीं सकते हैं। ये गांव के अंदर गोपालपुर गांव है, पिंडारुच पंचायत का, उसमें जा रही है पानी, देख सकते हैं आप लोग। तो इस तरह से हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है कि आखिर किस तरह की स्थिति से गुजर रहा है बिहार इस वक्त, और वो भी वहाँ के जनता के द्वारा ही। हमने आपको जो भी तस्वीर और वीडियो दिखाया है, वो इस वीडियो में जिस जगह की भी आप रिपोर्ट देख रहे थे, वहाँ की जनता ही रिपोर्टर बने हुए थे। हमने देखा कि आखिर बाढ़ आते ही बिहार में सिस्टम पूरी तरह से कैसे कोलैप्स कर जाता है। तो आखिरकार वजह क्या है? क्या वाकई में नेपाल ही पूरे बाढ़ का जिम्मेवार है, या फ्लड मैनेजमेंट सही नहीं है? हम और आप बिहार की तुलना अगर चीन और अमेरिका से करें तो बेईमानी होगी। पर आप ये भी तो सोचिए कि आखिर ऐसी क्या कमी रह जाती है कि हर बार आज के लोगों को भी 1987 की बाढ़ याद आ रही है। मतलब 33 सालों में कुछ बदला ही नहीं है। आइए अब इस पर भी बात करते हैं। हमने बाढ़ विशेषज्ञ दिनेश मिश्रा से बातचीत की, और जो लोग नेपाल को सीधा सीधा दोषी बताते हैं, उन पर उनकी क्या राय है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सर का काफ़ी रिसर्च रहा है इस फील्ड में, और सोशल मीडिया पर भी सर काफ़ी मुखर रहते हैं, अक्सर बाढ़ से जुड़ी जानकारियाँ साझा करते हैं। तो इसलिए हमने उनसे इस मुद्दे पर बातचीत की और वजह जानने की कोशिश की। आइए उनसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के माध्यम से बातचीत के मुख्य अंश को सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। नहीं, देखिए वो नेपाल, मतलब ये हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस को सूट करता है कि किसी भी तरीके से ये बात लोगों तक जाए। ओके, है ना? वो भले खुद खुल करके ना कहते हैं, राबड़ी देवी तो राबड़ी देवी थी, उनको तो पता ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। तो उन्होंने विधानसभा में स्टेटमेंट दे दिया। जी सर। विधानसभा में स्टेटमेंट दे दिया और वो चीफ मिनिस्टर थी उस वक्त। जी सर। तो बवाल खड़ा हो गया। बवाल खड़ा हो गया तो फिर मैं उस दिन की प्रोसीडिंग्स खोज रहा हूँ विधानसभा में। ओके। जिस दिन उनका स्टेटमेंट आता है, ओके ओके, उसकी एक दिन पहले की रिपोर्ट मिलती है, दूसरे एक दिन बाद की रिपोर्ट मिलती है, लेकिन उस दिन का एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं मिलते। अच्छा, है ना? उन्होंने क्या कहा था वो मिलता नहीं, वो अखबार में ही मिलता। ओके। तो उतना तो हम लोगों को विश्वास करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि ये कह कर के हम लोग कहीं ना कहीं ये इशारा करना चाहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान हमारी जमीन पर नहीं। ओके, है ना? तो वो कहीं से कोई मतलब किसी और जगह है और कोई और इसका जिम्मेवार है, हम जिम्मेवार नहीं है। तो भले ही ये लोगों ने कहा हो या किसने कहा, उसका प्रणेता कौन है वो तो पता नहीं है, क्योंकि बात तो बहुत दिनों से चल रही है कि नेपाल पानी छोड़ रहा है। लेकिन सच ये है, और जितने दिनों से चल रही होगी हमारा ख्याल है उतने दिनों से ही हम भी इसको नेगेट करते आ रहे हैं कि नेपाल पानी छोड़ ही नहीं सकता, फॉर टू रीजन कि छोड़ेगा वो जिसने पकड़ के रखा हो। अच्छा, खामखा तो छोड़ नहीं देगा, पकड़ पाएगा तभी तो छोड़ेगा। और ऐसी कोई व्यवस्था नेपाल में है ही नहीं।
कि वो उसको पकड़ सके और छोड़ सके अभी तक बिहार के संदर्भ में। और वो ये भी बात उठता है कि वो पहाड़ के इलाके से वो पानी आता है, ऐसा? अरे वो आज से थोड़ी आ रहा है, जब से पृथ्वी बनी है तब से आ रहा है। हाँ। जब ये नेशनल बाउंड्रीज नहीं थी तब से वो पानी आ रहा है। लेकिन ये कह देना कि उसी पानी की वजह से बिहार में बाढ़ आ जा रहा है, ये गलत है। वो तो हमेशा गलत है भाई, आज से थोड़ी आ रहा है। और उस पानी से को रोकने के लिए, उस पानी से तबाही रोकने के लिए तो आप कर रहे हैं ना पिछले 70-72 साल से इंतजाम। तो फिर क्यों आ रहा है? ले दे करके इनके पास 2 बराज है, एक कोसी पर है और एक गंडक पर है, ये बिहार का जहाँ तक सवाल। जी सर। दोनों का इंतजाम जो है बिहार सरकार के वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के पास। सारे लोग वहाँ बैठते हैं और वहाँ नेपाल का कोई दखल नहीं, कोई दखल नहीं। तो वो लोग वहाँ से डिस्चार्ज कितना जा रहा है नदी में वो सब पटना भेजते रहते हैं। और यहाँ के हाल पर बराज की क्या हालत है, उसका सुरक्षा तो नहीं है या बांध तो नहीं टूटने वाला, ये सारी चीजें वो लोग बताते हैं। और तब यहाँ से बिहार सरकार उनको जो भी इंस्ट्रक्ट करती होगी कि 2 दरवाजे खोल, 2 फाटक खोल दो या सभी फाटक खोल दो, तो वो लोग उसका पालन करते हैं। इसमें नेपाल कहाँ है? और सर, और अगर अभी मान लीजिए अभी तो बरसात का ये मौसम अगर बीत जाता है तो सरकार की तरफ से सरकार को क्या करना चाहिए? जो बिहार सरकार है, जो राज्य सरकार है, उसको वैसा क्या करे कि ऐसा तो एकदम असंभव है कि बिहार में एकदम इस साल बाढ़ आया और कुछ ऐसा कर दे, चमत्कार हो जाएगी, अगले बार बिल्कुल बाढ़ आई नहीं। लेकिन वो क्या बाढ़ अगर नहीं आएगी, अगली साल अगर बाढ़ नहीं आएगी तो बिहार बर्बाद हो जाएगा सूखे से। पानी चाहिए ना, सिंचाई के लिए पानी चाहिए, जमीन ग्राउंड वाटर के लिए पानी चाहिए, खेती के लिए पानी चाहिए। तो आप वहाँ लगा दीजिए, बाढ़ लगा दीजिए नेपाल बॉर्डर पर कि नेपाल से पानी आने ही ना पाए, झंझट खत्म हो। लेकिन इसका कोई मतलब होता है क्या? आपके यहाँ का क्या होगा वो सोचिए, अगर नेपाल से पानी मतलब नदी से पानी ना आए तो। लेकिन सर एक जो हिसाब होता है उससे काफी वो हो जा रहा है ना, जैसे अभी मैं हिसाब तो आप ही के पास है ना, बराजेस तो आप ही के पास है ना, कंट्रोल तो आपके पास है ना। तो इसमें नेपाल कहाँ से आ गया? नेपाल कहीं इन्वॉल्व हो तब ना, सब तो आपके हाथ में। जी सर। सब तो आपके हाथ में, तो नेपाल कहाँ से दोषी हो? तो एक ये मतलब वो हुआ, और एक जो स्टेटमेंट पर लोग विश्वास करते आए हैं और वही बोलते आए हैं। और वो तो नेपाल पानी छोड़ देता है, ये लोग कहीं से किसी ने छोड़ा होगा और वो चल रहा है खोटा सिक्का बाजार में अभी तक। अच्छा, वो पॉलिटिशियंस को सूट करता है क्योंकि वो कह देंगे हम क्या करें, वो तो नेपाल पानी छोड़ता है। पब्लिक को तो पता नहीं कि नेपाल पानी नहीं छोड़ता है, या उससे सवाल पूछे कि नेताजी ये बताइए कि कहाँ से पानी छोड़ता है और कौन छोड़ता है। ये तो न तो किसी को पता है न किसी में हिम्मत। हाँ, तो वो भी बात है अपने पास। और खैर जो कुछ वो बकवास है, नेपाल का पानी छोड़ना जो है वो बकवास है। सारा कंट्रोल हमारे पास में है, हमारे भारतीय मतलब इंडियन यानी बिहारी इंजीनियर्स के पास में कोसी और गंडक का पूरा इंतजाम। और अगर वो रोकते हैं तो बिहार के इंजीनियर्स रोकते हैं, छोड़ते हैं तो बिहार के इंजीनियर्स रोकते हैं। ये बात अलग है कि वो लोकेशन उसकी नेपाल में है ना। बराज जो है वो नेपाल में लोकेटेड है पूरी, लेकिन उसका एक कोना यानी जो बायां कोना है वो हमारे वीरपुर से लगा हुआ है, भीमनगर वो हमारा है। और दूसरा कोना वो राजविराज में है, हनुमान नगर नेपाल में। तो सिर्फ इसलिए कि उसकी लोकेशन नेपाल में है तो लोगों को झूठ बोलने में बड़ा सहूलियत होती, तो वो बोला जा रहा है झूठ। और इसमें इंजीनियर्स भी इसको मना कर सकते थे कि नहीं ये गलत बात है, उनको भी सूट करता है, पॉलिटिशियंस को भी सूट करता है, इंजीनियर्स को भी सूट करता है, क्योंकि उनके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं आई। हाँ, तो हो गया शांति भगवत तो सब जगह शांति ही शांति है। ऊपर से जो ऑर्डर आया हमने तो वही किया, वो भी कहने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। तो सुना आपने कि बिहार जो हमेशा नेपाल को दोष देता है वो खाली बतौलेबाजी है और पल्ले झाड़ने वाली बात है। खाली नेपाल को दोष देने का मतलब है कि आप अपने हिस्से के काम से बच रहे हैं। धन्यवाद दिनेश सर कि आपने काफ़ी कुछ क्लियर किया। और जैसा कि दिनेश सर ने बताया कि ये सारी चीज़ें नेताओं को सूट करता है, पर आप अनजान न बनिए।
और अपने आसपास के इलाकों में बाढ़ की वजह को जानिए और उक्त नेताओं एवं प्रशासन से सवाल कीजिए। अब चूंकि बहुत सारे सवाल हो गए हैं, तो फिर क्या ऐसा कुछ होगा जिससे अगले बार से सब कुछ सही हो जाएगा? तो ऐसा भी नहीं, क्योंकि बिहार का जो एरिया है, जिस तरह से यहाँ नदियाँ हैं, बागमती, कोसी, गंडक, तो बाढ़ आएगी ही। पर फ्लड मैनेजमेंट नाम का भी कोई चीज होता है। ये अगर सही से हुआ तो काफी हद तक हम जिस तरह की समस्याओं को झेलते हैं उससे तो कम से कम पार पा ही सकते हैं। इस पर विस्तार से बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोतीलाल नेहरू कॉलेज के प्रोफेसर पंकज झा। मिस्टर झा का काफी रिसर्च रहा है इस पार्टिकुलर फील्ड में। पंकज झा पहले बिहार में जो बाढ़ आती है उसकी मुख्य वजह पर बात करेंगे, फिर हमसे और सरकार से कहां कहां चूक हो रही है उस पर बात करेंगे, और फिर फ्लड मैनेजमेंट को लेकर बात करेंगे कि क्या आम नागरिक की भी कोई जिम्मेवारी है। तो आइए फिर सीधा सर से ही सुनते हैं। सबसे प्रमुख सवाल यहाँ यही है कि हर साल बिहार में आने वाले फ्लड यानी बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है, और इसे मैं दो श्रेणी में बांट कर देखता हूँ। पहला प्राकृतिक कारण और दूसरा मानव निर्मित कारण। अगर यदि आप बिहार की नदियों के भूगोल को समझते हैं, यदि आप समझते हैं कि उत्तर बिहार में बहने वाली प्रमुख नदियाँ, चाहे वो कोसी हो, कमला बलान हो, बागमती हो या महानंदा हो, वो सब हिमालय से निकलती है और हिमालय से निकलकर वो नेपाल के पर्वतीय क्षेत्रों को पार करते हुए बिहार में प्रवेश करती है और अपने साथ भारी मात्रा में गाद या सिल्ट लेके आती है, और उससे कटाव भी बहुत अधिक मात्रा में होता है। वो एक बाढ़ का एक प्रमुख कारण है। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो दक्षिण भारत की कई नदियाँ, चाहे वो पुनपुन हो चाहे सोन हो, वो सभी नदियाँ भी आकृति की जगह जो वो डब्लू आकृति में बहती है और इससे उसका बहाव क्षेत्र जो है वो सीमित हो जाता है। यदि आप मानव निर्मित और समाज के दायित्व के बहुत से कारण को देखें तो डाइंग विजडम एक प्रमुख कारण। डाइंग विजडम का अर्थ है जो परंपरागत रूप से जो समझ है, ज्ञान है, जो अक्ल है, जो बुद्धि है बाढ़ के प्रबंधन से जुड़ी हुई, वो कहीं ना कहीं मरती जा रही है। जो नदी, तालाब और छोटी नदियों की श्रृंखला थी बिहार में, वो कहीं ना कहीं लुप्त प्राय होती जा रही है। और कहा जाता था हमेशा से कि छोटी नदियाँ या तालाब किडनी का काम करती है, वो अतिरिक्त पानी को सोखने का काम करती है, और वो सब आज मृत प्राय हो रही है। तो इसके लिए राज्य के साथ साथ समाज भी जिम्मेदार है, क्योंकि ये वही इलाका है जहाँ समाज इसका संरक्षण करता था, या वही इलाका है जहाँ पग पग पोखर पान मखान के स्लोगन दिए जाते थे। आज वो कहीं ना कहीं मंद हो गया है, कहीं ना कहीं लुप्त प्राय हो गया है। अगला जो कारण है तीसरा, वो मैं निश्चित तौर पे मानता हूँ जिसमें सरकार बहुत जिम्मेदार है, वो है तटबंधों का रखरखाव। तटबंध का सही समय पे रखरखाव नहीं होता, तटबंध नदियों के तेज प्रवाह को झेलने में सक्षम नहीं होते, और इससे फ्लड और अफरा तफरी जो है मच जाती है। और इसके लिए निश्चित तौर पे सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि वह क्यों बाढ़ आने के बाद रखरखाव के प्रति वो जिम्मेदार दिखाई पड़ती है, पहले क्यों नहीं जिम्मेदार दिखाई पड़ती। उसी तरह जो अगला कारण है वह है बढ़ती शहरीकरण की प्रवृत्ति। जिस तरह से गांव शहर की तरफ माइग्रेट हो रहा है, और शहर में जिस तरह से बाशिंदे अनप्लान्ड तरीके से बस रहे हैं, वो नदियों के प्रवाह के क्षेत्र में स्टेट जो है कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहा है, जिससे नदी की धारा जो है प्राकृतिक प्रवाह की धारा प्रभावित हो रही है, और यह भी बाढ़ का एक प्रमुख कारण है। ऐसे में लाजिम यह है कि हम बिहार के गवर्नेंस मॉडल को देखें और मौजूदा सरकार जो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, उनसे यह सवाल पूछे कि आपके सुशासन के फ्रेमवर्क में फ्लड मैनेजमेंट है या नहीं। वो कहेंगे है, क्योंकि वो बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर रहे हैं, और एक इंजीनियर जब राज्य का मुख्यमंत्री बनता है तो उससे उम्मीद की जाती है कि बाढ़ जैसे बहुत ही गंभीर विषय पर उनकी एक अलग अंतर्दृष्टि होनी चाहिए, और जो कि दिखाई नहीं पड़ती है। आप चाहे 2008 के कोसी के फ्लड को देख लीजिए, और उसके बाद तमाम फ्लड, रिसेंटली 2017 में महानंदा के इलाके में जो मेजर फ्लड की घटनाएं हुई, आप सबको देख लीजिए,
और सरकार से ये सवाल पूछिए। ऐसे में 3 सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए सरकार से। पहला, पिछले साल फिर से बिहार चुनावी एक हवा में दस्तक दे चुका है। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश सरकार ने 7 सूत्री योजना की घोषणा की थी, जिसमें निश्चित तौर पे प्रगतिशील सारे 7 सूत्री योजनाओं के उद्देश्य थे। उसमें स्टूडेंट्स के लिए क्रेडिट कार्ड की सुविधा थी, उसमें यूनिवर्सिटी में वाईफाई की सुविधा थी, उसमें शुद्ध पेयजल की व्यवस्था थी और भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी चीज़ों की व्यवस्था थी। लेकिन सवाल यहाँ यह पूछा जाना चाहिए कि उसमें क्या फ्लड मैनेजमेंट के कोई तत्व थे या नहीं थे। तो क्या 2015 में जो फ्लड आपके लिए समस्या नहीं थी, आज वो समस्या बन गया है? इस पे क्यों नहीं गहीर और गंभीर चिंतन हो रहा है? दूसरी बात, राज्य सरकार के नियंत्रण में और केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जिस तरह से आपदा प्रबंधन की नीतियां हैं, उसे अत्यधिक रूप से नौकरशाहीकृत क्यों बनाया जा रहा है? एक आम फहम आदमी क्यों नहीं जानता आपदा प्रबंधन के नियम, कानून और उसके प्रावधानों के बारे में? सरकार का काम केवल चुनाव और चुनाव के वक्त वोट मांगना तक नहीं है। वह अपनी आधी जनसंख्या, बिहार का पूरा उत्तर बिहार फ्लड से प्रभावित होता है। अगर वो उसे उनके बेसिक समस्या से, उनके जो सबसे ज़रूरत की चीज़ें हैं उससे उन्हें सुलभ नहीं करवा पा रही है, फ्लड से मुक्त नहीं करवा पा रही है, तो फिर ये कैसा सुशासन है? इस पे जरूर से नीतीश कुमार को विचार करना चाहिए। और तीसरा सवाल, 2017 के आसपास नीतीश जी ने गंगा में गाद निकालने से जुड़े एक बहुत बड़े एक कमेटी का गठन किया। देश दुनिया से बहुत बड़े विद्वानों को उन्होंने उसमें बुलाया और उन्होंने उसका फॉलो अप क्या है, क्या हुआ उस रिपोर्ट का? अगर रिपोर्ट वो तैयार है तो वो आम लोगों के बीच क्यों नहीं आया है? और अगर वो पब्लिश है तो आम लोगों के बीच लाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या वो हमारे घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्र और लोक संवाद का हिस्सा नहीं होना चाहिए? ये 3 सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए मौजूदा सरकार से। ऐसे में सबसे अहम सवाल है हाउ टू मैनेज फ्लड, यानी कि बाढ़ को कैसे आप प्रबंधन करते हैं। और ऐसे में हमने अपने काम के माध्यम से एक इजाद किया जिसको कहते हैं एन अल्टरनेटिव फ्लड पॉलिसी, यानी एक वैकल्पिक नीति बाढ़ के संदर्भ में ज़रूरी है, जिसकी पहली विशेषता है कि हमें बाढ़ नियंत्रण के स्थान पर बाढ़ प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि राज्य जब कहती है कि वो बाढ़ नियंत्रण कर सकती है एम्बैंकमेंट और डैम बना के, तो वो बिल्कुल ही कल्पना लोकीय समझ है, सोच है। इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि हम बाढ़ को प्रबंधन कैसे करें, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, एक लंबे समय की जो है नीतियों को कैसे ईजाद करें बाढ़ के प्रबंधन से जुड़े। और इस संदर्भ में हमारे सामने एक नज़ीर पेश करता है बांग्लादेश। यदि आप बांग्लादेश के एक्सपेरिमेंट के प्रयोगों को देखें तो बांग्लादेश ने फ्लड के साथ साथ किस तरह से स्कूलिंग सिस्टम, वहाँ की जो स्कूली पद्धति है उसको जिस तरह से विकास किया है, बाढ़ के साथ वहाँ के परिवहन प्रणाली को जिस तरह से उन्होंने डेवलप किया है, वह मुझे लगता है भारत को भी उससे सीख लेनी चाहिए। दूसरी जो बिंदु मुझे लगता है वो अपने इस फ्लड पॉलिसी में होनी चाहिए वो ये है कि हमें बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़े डैम के स्थान पर छोटी डैम, छोटे परियोजनाओं पर फोकस करना चाहिए। और यही कारण है कि जहाँ जहाँ ज़रूरी हो स्लूइस गेट का निर्माण हो, जल निकासी के लिए जहाँ जहाँ ज़रूरी है छोटे इस तरह की तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी जो एक बहुत अहम बिंदु है वैकल्पिक बाढ़ नीति की, वो यह है कि आप स्ट्रक्चरल मेजरमेंट करें, आप डैम बनाएं, एम्बैंकमेंट करें, लेकिन इसके साथ साथ आपको बाढ़ पूर्व जो चेतावनी प्रणाली है, जो फ्लड फोरकास्टिंग की प्रणाली है, उसको भी दुरुस्त करना पड़ेगा। अगर ये हम सफल तरीके से कर पाते हैं तो बहुत बाढ़ आप देखिएगा कि बाढ़ से जो कैटास्ट्रॉफिक होती है, जो प्रलय होता है, उससे बचा जा सकता है। और चौथा बिंदु मुझे लगता है बहुत अहम है, वो है रिवाइवल ऑफ डाइंग विजडम। जो नदी, जो पोखर, जो तालाब मर गए हैं, जो मृत प्राय हैं, उन्हें जीवित कैसे किया जाए। अगर आप उन्हें जीवित करेंगे तो आप आधे से अधिक आप काम कर लेंगे। इस पे भी राज्य को और सिविल सोसाइटी को फोकस करना चाहिए। एंड फाइनली वी हैव टू थिंक अबाउट आवर डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी। हमारी जो आपदा प्रबंधन की नीति है, हमारे जो एक्ट हैं 2005 के और 2009 की नीतियां हैं, उसको पुनः संशोधन की आवश्यकता है। और उसमें मुझे लगता है कि वास्तविक स्तर पर
उस तरह की आपदा प्रबंधन की नीति कभी भी सफल नहीं हो सकती जब तक कि आप उसमें आम लोगों को सहभागी नहीं बनाएंगे। वो आम लोगों के लिए वो नीति है और आम लोगों को पता नहीं है कि उसे पुनर्वास के लिए कितनी ज़मीन मिलेगी। आम लोगों को पता नहीं है कि वो ज़मीन कहाँ से आवंटित होगी। आम लोगों को पता नहीं है कि राहत के लिए उसे कितने पैसे मिलेंगे और किस दफ्तर में वो जाने से मिलेंगे। उसको सुलभ करना पड़ेगा, आम लोगों को सहभागी बनाना पड़ेगा आपको आपदा प्रबंधन नीति में। तब जाके बाढ़ से जो है आप बाढ़ को समस्या के रूप में नहीं देखेंगे बल्कि बाढ़ को एक अवसर के रूप में देखेंगे, क्योंकि हर आने वाला बाढ़ जो है वह प्रलयकारी नहीं होता है। वो प्रलयकारी होता है तो इन तटबंधों के कारण, वो प्रलयकारी बनता है तो इन बांधों के कारण। इसे हमें जरूर सोचना चाहिए। तो सुना आपने कि बाढ़ प्रलयकारी बनता है तो इन तटबंधों के कारण और बांधों के कारण। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को अब बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। तो यही बात है, आज के इस वीडियो में हमने बिहार में आने वाले बाढ़ के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर बात करने के साथ साथ और इसको कवर करने का भी प्रयास किया है। हमने सोचा है कि खाली किसी खास सरकार को ब्लेम करने से तो कुछ होने वाला है नहीं, तो क्यों ना समस्या और समाधान पर बात की जाए और बिहार में आने वाले बाढ़ के लिए हम सब अपने अपने हिस्से थोड़े बहुत जिम्मेवारी भी लें। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि आपको चीज़ों से अवगत कराएं ताकि सही और तथ्यात्मक बातें आप तक पहुंचे। यही हमारी कोशिश रही है। बाकी आप सवाल करते रहिए और साथ ही हम अपने हिस्से का भी थोड़े बहुत काम करते रहें तो आने वाले दिनों में हम इस समस्या से ज़रूर निपटेंगे। बाकी आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार किसी और मुद्दे के साथ। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।